आज का सबसे बड़ा सवाल था, अब उसकी बात करते हैं कि आज उन्हें पता चले कि सबसे बड़ा कल्प्रेट इसमें कौन धोखा दे रहा है ईपीएस वालों को, कौन वो व्यक्ति है या कौन वो संस्था है जो आंखों में धूल झोंक रही है। मैं व्यक्ति को बात नहीं करता, मैं नीति की बात करता हूँ, क्योंकि व्यक्ति को बात करेंगे तो टारगेटेड हो जाता है। ये नीति है, कांग्रेस भी वैसे ही कर रही थी। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। ईपीएस 95 जिसके लिए लगातार चर्चाएं चलती रहती हैं, हम लगातार मनोज जी के पास आते हैं और उनसे ईपीएफ 95 की अपडेट जानते हैं। अभी पिछली कुछ वीडियो आपने मनोज जी की देखी होंगी जिसमें उन्होंने मिनिमम पेंशन यानी एक रकम उन्होंने दी 10,000 की। हालांकि बातचीत 7,500 और अन्य रकम की चल रही है, लेकिन आखिर कैसे ये आंकड़ा बन गया, कैसे 22,000 तक पहुंच गई मिनिमम पेंशन, जिसके खिलाफ मनोज जी आप खुद थे, उसकी अब आप बात करने लग गए। और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि धोखा आखिर कौन दे रहा है, मेन कल्प्रेट कौन है। बात तो लोग कहते हैं कि इसने रोक रखी है, उसने रोक रखी है, लेकिन वो व्यक्ति कौन है जिसके हाथ में सारी चीजें हैं फिर भी वो उसको रोक के बैठा हुआ है। ये सारे सवाल के जवाब आज मैं आपसे लेने आया हूँ। इन सब के ऊपर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपने जो 10,000 रुपए का आंकड़ा दिया वो था क्या? देखिए, एक ओल्ड पेंशन के लिए मैं एक स्ट्रीम कर रहा था, ओल्ड पेंशन के बेनिफिट बता रहा था मैं। हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ईपीएस 95 जब शुरू हुआ तो यही सोचकर पेंशन दी गई कि आपको जैसे पुरानी पेंशन मिलती है, जैसे सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलती है, वैसे ही आपको पेंशन मिलेगी। तो वैसे ही मिलेगी तो वो क्यों नहीं, पहला बात ये जेहन में आएगी आपके। मैं कहूँ आपको कि भाई आपको फलाने ग्रेटर क्लास में आपको कोठी दिला देंगे, वैसी कोठी दिला देंगे, तो ग्रेटर क्लास वाली दिला दो ना। आप जाकर लक्ष्मी नगर शादरे में अगर मुझे कोठी दिला रहे हो, कह रहे हो ग्रेटर क्लास जैसी है, तो मुझे ग्रेटर क्लास की दिला दो ना। तो असल बात ये थी, इसलिए मैंने कहा। देखिए, हम लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ईपीएस 95 का जो फॉर्मूला था, ईपीएस 95 की जो पेंशन का जो तरीका था, उसका कैलकुलेट करने का तरीका, ये बहुत बड़ा फ्रॉड था देश के प्राइवेट कर्मचारियों के साथ, अर्ध सरकारी कर्मचारियों के साथ। और उसी फ्रॉड को, उसी धोखे को अंजाम दिया गया एनपीएस लाकर। एनपीएस के बाद भी ऐसा हो गया कि पेंशन को इन्वेस्टमेंट स्कीम बना दिया गया। पेंशन इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं होती है, पेंशन सरकार की जिम्मेवारी होती है, लेकिन पेंशन को कंट्रीब्यूटरी बना दिया गया। मैंने उस वीडियो में पूरी तरह विस्तार से समझाया कि किस तरीके से डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और डिफाइंड मतलब जो देती है सरकार, मैंने पूरा डिटेल में समझाया। तो सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए थी। सरकार पेंशन देती है तो उसके लिए बहुत सारे टैक्सेस लगा सकती है या कंट्रीब्यूशन जो कह रहे हो आप वो ले सकती है, लेकिन ये सब कुछ ले सरकार, लेकिन अल्टीमेटली जो एम्प्लॉई है, जो रिटायर्ड है व्यक्ति है, उसको उसका भविष्य सुनिश्चित करे। वो कैसे होगा? उसे मार्केट के सहारे तो छोड़ नहीं सकते ना, कि मार्केट अगर ऊपर चली गई, जुआ अप हो गया, डाउन हो गया, उसे मार्केट के सहारे। अश्योर्ड पेंशन की बात होनी चाहिए। तो अश्योर्ड पेंशन में 9,000 रुपये पुरानी पेंशन में था, 9,000 10,000 के करीब सरकार ने किया। यूपीएस में भी अश्योर्ड पेंशन है। अश्योर्ड पेंशन का मतलब ये था कि भाई मिनिमम आपको एक ऐसा अमाउंट की हम तो गारंटी दे रहे हैं कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए मैंने वो कहा कि पुरानी पेंशन में भी लगभग 10,000 के करीब मिलता है अश्योर्ड अमाउंट। तो वहां से वो आंकड़ा आया कि भाई 10,000 कहाँ से आया, कि भाई पुरानी पेंशन से आया है। सरकार ने यूपीएस लाई, उसमें भी कह रही है कि भाई इतना तो हम दे ही देंगे। और 10,000 बहुत जरूरी है इस देश के अंदर। 10,000 बड़ी आज की जरूरत है। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद 10,000 की जरूरत क्या पता 10,000 भी बहुत कम हो जाए, 1,000 के बराबर हो जाए, क्योंकि पैसे का अभिमूल्यन होता है। लेकिन 10,000 इसलिए कहा मैंने फौरी राहत के तौर पे। फौरी राहत आप समझते हैं कि भाई एक आदमी को कैंसर की बीमारी है, अब कैंसर का इलाज करने में क्रॉनिक डिजीज है तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, ठीक है, लंबा टाइम लगना, 2 साल लग सकते, 3 साल। तो तुरंत उसको क्या कर दिया जाए? तुरंत ये कर दिया जाए कि उसको कुछ ऐसी मेडिसिन दे दी जाए जिससे कैंसर की समस्या में जो दर्द हो रहा है, जो उसका विस्तार हो रहा है वो रुक जाए, जो पीड़ा हो रही है वो रुक जाए। तो ये 10,000 जो है ना, ये आंकड़ा, ये कोई मनगढ़ंत आंकड़ा नहीं है। ये 10,000 का जो आंकड़ा है वो इसलिए कहा गया। 7,500 तो मनगढ़ंत आंकड़ा था, 10,000 तो सरकारी आंकड़ा है ओल्ड पेंशन के लिए, ठीक है, 9,000 10,000। तो 10,000 का मतलब ये है कि जो पुरानी पेंशन, आपने तो वादा किया था कि पुरानी पेंशन की तरह ही, मतलब सरकारी कर्मचारियों की तरह ही। ऐसा तो नहीं है कि टूटी हुई हड्डी है लेकिन पेन किलर दिए जा रहे हैं? पेन किलर तो देना ही पड़ेगा ना, अगर हड्डी टूट गई है तो वो भी एक जरूरी है ना, दर्द से ही मर जाएगा। हाँ, प्लास्टर के लिए प्रोसेस ये है, प्लास्टर पे प्रोसेस पे आएंगे। सबसे पहले 10,000 की बात आपने प्रश्न किया तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि 10,000 रुपया आप कम से कम दे दो, जिससे फौरी राहत में वो जी पाए।
वो अपना जीवन चला पाए। कुछ लोग तो साल 2 साल में ही ऐसी उम्र हो गई उनकी, 2 साल की ज़िंदगी रह गई, 3 साल की ज़िंदगी रह गई। तो जब तक तुम फार्मूला बनाओगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन करोगे, गजट नोटिफिकेशन करोगे, ठीक है, पुरानी पेंशन की स्कीम लाओगे या कोई नई चीज़ लाओगे, क्या लाओगे आप, तब तक उसको जिंदा रहने के लिए कुछ तो चाहिए। तो वो आप तब तक कहते हैं ना एक अध्यादेश पारित कर भी कर सकते हैं इसको, संसद से बाद में मंजूरी ले लेना। बिल तो आएगा आएगा, मैं तो बिल लाने की बात कर रहा हूँ कि भाई पेंशन सुधार के लिए, पूरे देश में पेंशन के लिए लोग परेशान हैं। अभी अर्धसैनिक बलों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, कल मैंने कवर किया, उनकी भी वही सेम डिमांड है। उनको भी पेंशन नहीं मिल रही, उनको भी एनपीएस में ढकेल दिया गया, एनपीएस में। और एनपीएस वालों के पास ये तो था कि वॉलेंट्री था, मतलब आपने लेना है लो, नहीं लेना मत लो। लेकिन ईपीएस वालों के तो माथे पे चिपका दी गई है कि ईपीएस 95 ही लोगे, या आपके लिए ज़रूरी है। जितना कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयर कर रहा था, उस कंट्रीब्यूशन को अगर बैंक में ही डाल दिया जाए और उसका इंटरेस्ट कर दिया जाए, तो मुझे लगता है इस पेंशन से ज़्यादा रिटर्न आएगा। इन्वेस्टमेंट स्कीम है तो इतना बैड इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हो आप कह रहे हो ना पेंशन को इन्वेस्टमेंट, कंट्रीब्यूटरी है, इन्वेस्टमेंट स्कीम है, आज पैसा जमा करोगे कल उसका फल मिलेगा। तो इतना खराब फल, सड़ गया फल। सब्जी होती है ना, सब्जी 2 दिन में खा लेनी चाहिए, सड़ जाती है। ये जो 30 साल 35 साल में पेंशनर का पैसा सड़ा दिया सरकार ने, और सड़ाकर उसको कहते ना, हमने पहले आपने खबरें सुनी होगी कि गेहूं सड़ जाता था तो सरकारें जानबूझ के स्टोर में रखती थी, बरसात होती थी, खुले में पानी गिरता था, गेहूं सड़ जाता था, और सड़ने के बाद उसे बियर की कंपनियों को बेच दिया जाता था। लोगों का पेट खाली था और बियर की कंपनियों को वो सड़ा हुआ गेहूं बेच दिया था, वही उठा लो इसको जानबूझ के। तो क्या ईपीएस 95 के पेंशनर का पैसा सड़ा दिया गया, जो उनको रिटर्न नहीं मिल पा रही है? कहाँ गया वो पैसा? उसका कोई रिटर्न नहीं आ रहा, लाखों करोड़ रुपया है। अच्छा, पुरानी पेंशन कैसे मिलेगी, हम क्या करेंगे? आप कह रहे हो ना कि भाई मनोज भाई आप क्या कर रहे हो? अब तो सवाल है कि अभी पर आ रही है ना, ज़्यादा अपडेट कोई बड़ी आ रही है, आपकी ऐप भी आई थी ना, उसके लिए कुछ चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, तूफान आने से पहले शांति हो जाती है दौलत भाई। मैं अभी, आप मेरे फ़ोन में देखोगे, एक अभी महाराष्ट्र के व्यक्ति आए, उन्होंने देखिए महाराष्ट्र के जितने सांसद हैं उनके नंबर दिए हैं, क्योंकि हम बिल लेके जाएंगे तो सांसदों से तो अप्रोच करना पड़ेगा, उसके जरिए संसद में मानसून सत्र की तैयारी करनी पड़ेगी कि वहाँ पर हम बिल को मूव करें, अमेंडमेंट मूव करें। वक्फ बोर्ड का बिल आया, उसको भी 1 साल लग गया, ठीक है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि मानसून सत्र तक बिल तैयार कर लें। ऐसा कि जैसे 2-2 बजे तक रात वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ बिल के लिए सांसद बैठे रहे, सब बैठे रहे, ऐसा समय भी आएगा कि कभी ईपीएस के मुद्दे के लिए बैठेंगे? हाँ, बिल्कुल बैठेंगे, अगर हम इसे बड़ा मुद्दा बना पाए, अगर लोग हमारे साथ जुड़ पाए, लोग हमारी ऐप पर आकर रजिस्टर्ड कर पाए, हमें पता लग पाया। अभी तो कुछ 100 लोग, 100, 150, 200, 300 लोग आए हैं ऐप पर, उससे क्या होगा आप बताइए? 150 जागरूक लोग, 150 जागरूक लोग, उससे क्या होगा? मैंने कहा 1000 लोग आओ। मैं भी कभी कभी हताश हो जाता हूँ कि लोग बिल्कुल ही, लोगों को इन नेताओं ने पैरालिसिस कर दे दिया, मानसिक पैरालिसिस दे दिया। उनको लगता है कि वो बिल्कुल बेकार है। एक 90 साल तक, 80 साल तक आदमी काम करता है, अगर वो उसकी दुकान होती है, बिजनेस होता है। ये 60 साल के बाद, 60-62 साल के, इनको ऐसा दिमाग में डाल दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम नकारा हो। ये दिमाग में, नौकरी वाले के दिमाग में डाल दिया जाता है, पता नहीं। और ये कुछ नेता मसीहा बन गए हैं, ये कह रहे हैं हम करेंगे। उनको बिल्कुल बेकार कर दिया, उनको गुलाम बना दिया कि तुम कुछ मत सोचो, हम सोचेंगे। और उनको कुछ सोचना नहीं है, नेताओं को कुछ सोचना नहीं। देखिए एमपी, बहुत सारे एमपीज के, अभी हमारे एक महाराष्ट्र से साथी आए थे, उन्होंने मेरे को नंबर दिए हैं, उनका भी मैं वीडियो भेजूंगा, ठीक है। अरविंद सावंत का नंबर दिया है मुझे, और सुप्रिया सुले का है, नारायण राणे का है, अमित शाह जी का है, नरेंद्र मोदी का है, और ये श्रीकांत शिंदे हैं, शरद पवार हैं। ये बहुत सारे लोगों के एमपीज के नंबर मेरे पास आ रहे हैं। कुछ लोग, अभी यहाँ पे एक जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था, उन्होंने मुझे दिए, कुछ मेरे पास पहले से आए हैं। मैं चाह रहा हूँ इन सबको अवगत कराया जाए, चाहे वो क्या बोलते हैं, किसी के मुआवजे की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, लोगों के हित की बात पहुंचनी चाहिए ना। बिल के रूप में हम इसे फॉरवर्ड करेंगे। बिल के रूप में मैं कह रहा हूं कि बिल हम तैयार कर लें, और बिल तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि एक एक चीज़ देखनी होगी, कैसे पेंशनर्स को दिया जाए, कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे पास, 10 लाख करोड़ है, 15 लाख करोड़ है, ये निकालनी पड़ेगी सारी डिटेल, बहुत सारे आंकड़े जमा करने पड़ेंगे। तो कागज हमारा साथ कोई पार्टी देगी, कोई व्यक्ति देगा? इसमें तो मैं सुझाव मांग रहा हूँ लोगों से। मैंने लोगों से कहा कि ऐप में चले जाइए, मैं तो काम कर रहा हूँ, मेरी टीम काम कर रही है, एक बार वो तैयार हो जाएगा खाका, फिर मैं लोगों के सामने रखूंगा कि भाई इस तरीके से पेंशन सही बनेगी। जैसे चाहे वो पुरानी पेंशन की ही बात करें, देखो पुरानी पेंशन क्या पता सरकार ना दे, क्योंकि पुरानी पेंशन में सारी जिम्मेवारी सरकार की होती है, ईपीएस 95 को ना दे, लेकिन उसके जैसा आउटपुट तो निकले।
पुरानी पेंशन के जैसा रिजल्ट तो निकले, तो कोई कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कानून तो बनाना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन ध्यान में रखना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे कि भाई बढ़ाने नहीं बढ़ाने, पूरी डिटेल में काम करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारा काम वीडियो बनाने से ज़्यादा मैं ग्राउंड पे काम, जब मैंने ऐप की बात की तो मैंने की ना, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ कि मैं बिल तैयार कर रहा हूँ, तो मैं बिल तैयार कर रहा हूँ, और मैं कहता हूँ बोलने से अच्छा है बिल ले आऊँगा सब बना के एकदम सामने, आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आप ही के चैनल पे आऊँगा, कहूँगा देखो ये प्रावधान है, ये फॉर्मूला है, ये तरीका है, सबका डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ। इसीलिए तो मैंने आपको कहा था कि भैया सुझाव भेजो मुझे। पुरानी पेंशन जैसी पेंशन ही हल है, जिसमें अशोर्ड पेंशन की वो हो, उसके साथ अच्छा रिटर्न हो, डीए भी हो, डीएनएस अलाउंस भी हो। जैसे महंगाई बढ़ती रहती है तो ये बेसिक फैक्टर्स हैं, ये होने ही चाहिए पेंशन में। लास्ट सैलरी पे पेंशन 12 महीने की सैलरी है, लोगों ने कहा है, ये मैं बता रहा हूँ कुछ हमारे पास जो पॉइंट आए हैं, 12 महीने की सैलरी पे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। सैलरी पे भी अब देखिए, आज आप रिटायर होते हैं, लेकिन फिर 10 साल बाद 15 साल बाद जो सैलरी होती है, और 15 साल बाद जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी सैलरी अलग होगी, उनकी पेंशन ज़्यादा बनेगी, पीछे वालों की कम बनेगी। तो इसका भी सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसीलिए तो 1 रैंक 1 पेंशन की बात होती है इस फौज में। 1 रैंक 1 पेंशन क्यों होता है कि कोई आदमी पहले रिटायर है उसको तो मिलते हैं 1000 रुपया, और कोई आदमी अभी रिसेंटली रिटायर हुआ उसको मिलते हैं 10,000। भाई दोनों ही बुजुर्ग हैं, दोनों की आवश्यकताएं एक जैसी हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ना कि जिसमें 1 रैंक 1 पेंशन जैसा इफेक्ट आए। मतलब किसी को कोई ज़्यादा बुजुर्ग है तो वो छला हुआ महसूस ना करे। हम सोच रहे हैं कोई पैरामीटर, जैसे जो आदमी जितना पुराना होता जाता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें जिससे वो भी उसके बराबर पहुंच जाए। सपोज करिए आप 1000 हो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 1000 आप पेंशन ले रहे हो और आप 5 साल तक 1000 पेंशन ले रहे हो, मैं 5 साल बाद रिटायर हुआ, मैं 5000 ले रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मैं 5 गुना हो गया ना आपसे। तो आप में 5 का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, तभी आप मेरे बराबर आ पाओगे। पेंशनर आप भी हो, पेंशनर मैं भी हूँ, तो वो फैक्टर क्या है, वो फैक्टर क्या, हमें ये देखना पड़ेगा कि देश के अंदर कितने साल में पैसा डबल हो जाता है, बैंक में रखने पर कितने साल में पैसा डबल हो जाता है। तो पेंशन भी उम्र के साथ उसमें एक फैक्टर मल्टीप्लाई होना चाहिए जिससे कि वो ग्रेजुअली बढ़ती रहे, क्योंकि पैसे की वैल्यू कम होती है। आज जो 10 रुपये में चीज़ खरीद रहे हैं वो कल 10 रुपये में नहीं रहेगी, वो कल 20 रुपये में मिलेगी। तो जो अभिमूल्यन होता है पैसे का, जो पैसे का डाउनफॉल होता है, पैसे की खरीदने की क्षमता कम होती है, खर्चा तो वही रहता है ना। तो पेंशन उतनी ही मिलनी चाहिए, पेंशन तो रुपए में मिलती है, पेंशन मिलनी चाहिए किसमें कि आपकी क्या आवश्यकता है। अगर ऐसे मिले कि मैं आपको पेंशन ऐसे दूंगा कि आप 50 किलो गेहूं खरीद सको, 10 किलो चावल खरीद सको, 2 किलो दाल खरीद सको, इसका पैसा जोड़ के हमने बना दिया। अब ये पैसा बढ़ेगा तो उस समय भी उसके आधार पे अगर डायनेमिक पेंशन हो तो ऐसे पेंशन होनी चाहिए। तो इस पेंशन का मैथ्स गड़बड़ है या फिर इसको उलझाया जानबूझ के? मैथ्स गड़बड़ है, इसका मैथ्स गड़बड़ है, इसके फॉर्मूला गड़बड़ है। एक बात बताइए, सुबह टेम्परेचर कुछ और होता है, दोपहर में कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, दुनिया बदलती है, तो पेंशन के हर पहर में, हाँ, पेंशन भी बदलनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ पेंशन, चलो अगर रुपए की खरीदने की हमारा देश विकसित हो जाए और हम 1 रुपए में या 100 रुपए में हम सोना खरीद पाए 1 तोला, तो हमारे लिए 100 रुपए भी बहुत है। तो हम पेंशन, आप अगर हमें 10,000 मिल रही है, आप 100 रुपया कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? अगर पैसे की ताकत बढ़ रही है तो पेंशन कम कर दो, और पैसे की ताकत अगर घट रही है तो पेंशन बढ़ाओ, क्योंकि उसी अनुपात में पेंशन मिलनी चाहिए जिस अनुपात में हमारी उस परचेज महंगाई है। अगर महंगाई रिसेशन आ जाता है, कम कर दो पेंशन। भाई महंगाई तो बढ़ी रही है, ऐसा थोड़ी ना सस्ता हो गया, कल 50 रुपए किलो आटा था, आज 40 रुपए हो गया, कल 30 रुपए हो गया, तो हमारे को 50 रुपए मिल रही तो हमारे लिए तो बहुत है, आटा 30 हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। आटा तो आगे जा रहा है ना, आटा भी आगे जा रहा है, डाटा भी आगे जा रहा है। 5,000 करोड़ की शादी करवाते हैं अंबानी परिवार, और एक दिन में डाटा 20% 30% हाइक हो जाता है, नहीं हो जाता, सब मिलके। तो हम जब आगे को चल रहे हैं तो पेंशन भी तो आगे को चलेगी ना भाई। तो फॉर्मूला इस बार मैं कोशिश ऐसे ही कर रहा हूँ कि ऐसा फॉर्मूला हो जिसमें ना तो सरकार परेशान रहे, सरकार को भी पैसे की जरूरत है, हम सजेशन देंगे, और ना ही पेंशनर परेशान रहे। पेंशनर जब रिटायर होगा तो उसको ऐसा फार्मूला दिया जाए, सरकार को ऐसा फार्मूला दिया जाए कि उसकी पेंशन भी उसकी उम्र के साथ ग्रेजुअली बढ़ना हम नहीं कह सकते, या हम ये कहेंगे वो उसकी क्षमता या ताकत समान रहे। यानी कि अगर उसे 10 रुपए भी मिल रहे हैं तो
उस 10 रुपए में जितना वो आज सामान खरीद सकता है, आज से 10 साल बाद उसको उतने ही पैसे मिलने चाहिए कि उतना सामान वो खरीद ले। मोटी बात ये है, मोटी बात ये है। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और पुरानी पेंशन के समकक्षी हम कुछ योजना बना रहे हैं कि वैसा ही हमारे को कुछ हमारे लोगों को बेनिफिट मिले। अगले मानसून सत्र में हम बिल तैयार कर लेंगे और अगले मानसून, क्योंकि इसमें तो हो नहीं पाएगा इतनी जल्दी, इसीलिए मैं लोगों से आपके चैनल के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव दें। रही बात 10,000 की, तो जब तक मानसून सत्र नहीं आता तब तक हम 10,000 की मांग इसलिए कर रहे हैं कि भैया 10,000 तो आप ओल्ड पेंशन स्कीम में या यूपीएस में सब में 10,000 चिल्ला रहे हो सरकार, तो 10,000 तब तक दे दो। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? चलिए, जब आप बिल बनाएंगे, चीज करेंगे, तब तो आप हमें दिखाएंगे। वो हम बात आपसे लगातार करेंगे और आपसे मांगेंगे भी वो बिल, आप सभी पेंशनर्स को दिखाएं। लेकिन जो आज का सबसे बड़ा सवाल था, अब उसकी बात करते हैं कि आज उन्हें पता चले कि सबसे बड़ा कल्प्रेट इसमें कौन धोखा दे रहा है एपीएस वालों को, कौन वो व्यक्ति है या कौन वो संस्था है जो आंखों में धूल झोंक रही है। मैं व्यक्ति को बात नहीं करता, मैं नीति की बात करता हूँ, क्योंकि व्यक्ति को बात करेंगे तो टारगेटेड हो जाता है। ये नीति है, कांग्रेस भी वैसे ही कर रही थी, बीजेपी भी वैसे ही कर रही थी। ये जो नीति है ना, पेंशनर को बेवकूफ समझने की नीति, इसको बदलना पड़ेगा। ये बुद्धि जो इस्तेमाल हो रही है कि ये जो आईएएस बैठे हुए हैं, ये बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है, इनकी बुद्धि का इस्तेमाल पेंशन के शोषण में हो रहा है। उनके वेलफेयर में नहीं हो रहा। सरकारें वेलफेयर के लिए होती हैं, उनके वेलफेयर में नहीं हो रहा। उनको कैसे कैसे कम से कम पैसा मिले, ये चीज, ये भाव इस समय, ये चीटिंग का भाव है सरकार का। तो इसलिए हम कहते हैं सरकार बदलो, अपनी सरकार बनाओ, पेंशनर की सरकार बनाओ, जिससे हम ये नहीं कहते कि पेंशनर चीटिंग कर लें सरकार को, भाई पेंशनर को ऐसा उल्टा सीधा पैसा मिल जाए जिससे सरकार घाटे में आ जाए, हम वो भी नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि ऐसा नियम बने, ऐसा कायदा बने कि सबको समान रूप से सबकी सहमति हो और सबका साथ सबका विकास हो, जो कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का सिद्धांत है। वो है नहीं, कहने का कुछ है, करने का कुछ है, नीति में नहीं झलकता। वो सबका साथ सबका विकास नीति में नहीं झलकता, सिर्फ भाषा में झलकता है। हम ये कह रहे हैं कि क्या पता इसके लिए कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़े, कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़े। पेंशन इतनी दे नहीं है, अगर पेंशन ज्यादा जाएगी कंट्रीब्यूशन दे, कहीं ऐसा ना हो कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे, जो लोग पहले से निचोड़ लिया जिनको पहले से ही, फिर वो और निचोड़े जाएंगे। कंट्रीब्यूशन ईपीएस 95 का जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर देता है, एम्प्लॉयर देता है, उसकी एक सीमा बना रखी है, उसको भी फायदा है। 15,000 की जो लिमिट बनाई थी ना, 15,000 से के ऊपर से मैक्सिमम 15,000 की कैप थी उसके अंदर, तो वो कैप क्यों लगाई भाई? किसी की सैलरी 30,000 बेसिक है, 35,000 बेसिक है, तो 15,000 का ही वो करेगा कंट्रीब्यूशन। और आज उसकी वही बात हो गई, वो 15,000 की सीमा भी बढ़ती रहनी चाहिए। जितनी ज़्यादा सीमा होगी उतना ज़्यादा पैसा पेंशन फंड में आएगा। आप ये बात आप बस सोचो, 2014 के अंदर अगर मैं आपको 15,000 रुपया देता, ठीक है, मुझे खर्चा करना पड़ रहा होता, तो आज 2025 के अंदर 15,000 रुपये से ज़्यादा ही लगेगा ना, कुछ म्यूचुअली ज़्यादा लगेगा ना। तो फिर वो फिक्स क्यों कर दिया, लिमिट फिक्स क्यों कर दी? वो भी डायनेमिक होनी चाहिए थी। आप समझ रहे हो ना कि जैसे जैसे एम्प्लॉयर का खर्चा भी उसी अनुपात में, उसकी कमाई भी तो बढ़ रही होगी। अब एम्प्लॉयर का खर्चा आपने 15,000 मतलब सीमित कर दिया वहाँ पे। ये जो स्टैटिक फैक्टर्स हैं ना, इनको बदलना पड़ेगा, डायनेमिक फैक्टर लाने पड़ेंगे, समय के साथ चलना पड़ेगा। लोगों को उतना ही पैसा देना चाहिए, जो एम्प्लॉयर हैं उनको भी उतना ही पैसा देना चाहिए जो 2014 में दे रहे थे। वो 15,000 नहीं, 15,000 का अनुपात निकालो कि 15,000 से क्या आता था उस समय, अब वही सामान अब कितने में आएगा, तो उतना लिमिट हो जानी चाहिए। ये फॉर्मूला होना चाहिए। ये जो इन्होंने फिक्स चीजें कर रखी हैं जो कभी बढ़ती नहीं है, पैसा घटता चला जाता है लेकिन वो बढ़ता नहीं है, तो वो व्यापारी को भी फायदा करता है, व्यापारी का भी कम पैसा जाता है। बहुत सारी ये चीजें हैं जो सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, डायनेमिक फैक्टर ज्यादा करने पड़ेंगे, जिससे कि पेंशन ऐसे बने कि उसमें कभी ये मिनिमम पेंशन की डिमांड ही ना हो। आपने ये सब बात करी, ये चीजें बताई, जो भी सवाल के जवाब दिए, लेकिन आखिरी मैसेज क्या हमारे पेंशनर्स को आप आज के लिए देना चाहते हैं? पेंशनर्स, लड़ाई जब लड़नी होती है ना तो जड़ खोदनी पड़ती है। पत्तों पर, टहनियों पर हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। जब तक आप उसकी जड़ पर नहीं जाओगे, मैं तो जड़ खोदने वाला आदमी हूँ। मुझे पता लग गया कि पेंशनर कहाँ क्यों है, फॉर्मूले में गड़बड़ता, मैंने कहा, लोगों ने माना, फॉर्मूला बदलेंगे, फॉर्मूला बदल के पुरानी पेंशन की तरह हम कोई कानून बनाने की कोशिश करेंगे, कंट्रीब्यूशन भी बदला जाएगा, उसकी भी बात करेंगे, और सब कुछ जो फैक्टर्स हैं सबको ध्यान में रख के ऐसा बिल, ऐसा कानून बनाने की कोशिश करेंगे जिससे ईपीएस 95 पेंशनर्स को उनका हक और अधिकार मिले। मोटी बात ये है कि जब तक ये नहीं हो रहा है
तब तक उनको कंपनसेट करने के लिए 10,000 जैसे पुरानी पेंशन स्कीम में मिलता है 10,000 दे दिया जाए। इसलिए मैं कह रहा था कि पेंशनर्स को 10,000 मिलना चाहिए।